Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Tell me what happened last Saturday. From the beginning. ग्रेस मिलान एक 32 साल की ब्रिटिश बैकपैकर थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पूरी दुनिया घूमने का प्लान बनाया और अपनी जर्नी साउथ अमेरिका से स्टार्ट की। फिर वहां से वो न्यूजीलैंड पहुंच जाती है एक नए एडवेंचर के लिए। और न्यूजीलैंड महिलाओं के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में से एक है। वो जब भी बाहर जाती थी अपने घर वालों से हमेशा कांटेक्ट में रहती थी। हर नए शहर का अपडेट फोटोज उन लोगों के साथ शेयर किया करती थी और अपने सोशल्स पे भी उसे डाला करती थी। ग्रेसी ने जो लास्ट फोटो भेजी थी उसमें एक क्रिसमस ट्री था ऑकलैंड के स्काई टावर के नीचे। लेकिन 1 दिसंबर 2018 के बाद से ग्रेसी का फोन साइलेंट हो गया था। मतलब ना वो किसी को मैसेज कर रही थी ना वो किसी का फोन उठा रही थी। उसके बर्थडे के कुछ ही घंटे पहले वो फैमिली के कांटेक्ट से बिल्कुल गायब हो गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि न्यूजीलैंड जैसे पीसफुल जगह में कुछ ऐसा हो सकता है। पुलिस ने जब उसकी मिसिंग कंप्लेंट रिसीव की, Grace Millane's 22nd birthday last ग्रेस ऑकलैंड के बेस बैकपैकर्स हॉस्टल में रुकी हुई थी एंड पुलिस वालों ने वहीं से उसकी लास्ट मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। फिर उसके बाद उसके सारे सोशल्स खंगाले गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, एवरीथिंग, क्योंकि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स अचानक से इनएक्टिव हो गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। न्यूजीलैंड पुलिस के लिए ये केस काफी अनयूजुअल था। जनरली टूरिस्ट यहाँ हाइकिंग में मिस होते हैं, शहर में नहीं। इसीलिए पहले सारे लोग सोच रहे थे कि ग्रेस शायद किसी रिमोट एरिया में फंस गई होगी जहां सिग्नल नहीं होगा। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये बात सबको अंदाजा हो गया था कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। समथिंग इज नॉट राइट। पुलिस को पता चलता है कि ग्रेस का एक टिंडर मैच भी था। जेसी, शेन, केम्पसन और सीसीटीवी फुटेज में भी ग्रेस को एक आदमी के साथ देखा गया था जो माइट भी जेसी हो सकता है। फिर जब पुलिस ने जेसी से कांटेक्ट किया तो शुरुआत में जेसी ने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया। वो बोलता है कि वो ग्रेस से टिंडर पे मिला था। जेसी ने बताया कि दोनों मिलने के बाद एक बार जाते हैं और वहां कॉकटेल पीते हैं और जाते वक्त दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। वेल, ऐसा जेसी का बोलना था। उसके बाद ग्रेस अपनी हॉस्टल की तरफ चली गई और वो अपने रास्ते। लेकिन जब पुलिस ने जेसी से पूछा कि ग्रेस को तुमने लास्ट कहाँ देखा था, तो वो कंफ्यूज हो गया था और माइट भी प्रिटेंड कर रहा हो। वो कभी बोलता कि स्काई टावर में, कभी किसी और इंटरसेक्शन पे, तो कभी कहीं और। मतलब वो लगातार जगह का नाम अलग अलग बता रहा था। उसका ये भी बोलना था कि नेक्स्ट डे ग्रेसी ने उसे टिंडर पर अनमैच कर दिया था। उसे लगा उसने कुछ गलत किया होगा शायद। फिर पुलिस ने जेसी को फॉर्मली क्वेश्चन किया। फिर उसका बोलना था कि वो रात को करीब 10 बियर पी चुका था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर पुलिस वालों ने उसे एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाया संडे सुबह 8:15 बजे का। जेसी अपने होटल में एक सूटकेस के साथ एंटर करता है। जब पुलिस ने जेसी से पूछा कि क्या वो श्योर है कि वो सुबह 9-10 बजे उठा था, तो जेसी का बोलना था कि हाँ, और मेरा फोन पास में ही था। लेकिन फिर जब पुलिस ने उसे फुटेज दिखाई तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि वो सुबह करीब 8:15 बजे के आसपास अपने होटल आया था बिल्कुल होश हवास में। लेकिन उस सूटकेस में क्या था ये तब तक बिल्कुल अननोन था। जेसी ने एक बार फिर बोला कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उसने जब देखा कि उसकी बताई गई स्टोरी उसके सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, तो उसका बोलना था कि शायद टाइम का कंफ्यूजन हो गया हो मेरे साथ। लेकिन फिर जब उससे पूछा गया कि सूटकेस कहाँ है, If you're assuming that I was using that suitcase for something, I've still got that suitcase in my room. If that's what you're assuming. पुलिस वालों ने जेसी के इस लगातार बदलते हुए आंसर्स को नोटिस किया। एक झूठ का पैटर्न नोटिस किया, क्योंकि कभी वो ड्रंक होने का एक्सक्यूज दे रहा था तो कभी याद ना आने की नाटक कर रहा था। लेकिन हर बार उसके आंसर्स और एविडेंस के बीच काफी मिसमैच हो रहे थे और इस वक्त तक ग्रेस का कोई फिजिकल ट्रेस नहीं मिल पाया था। लेकिन पूरा का पूरा सस्पेंशन जेसी के ऊपर ही था और वो लगातार बढ़ता
बढ़ता ही जा रहा था। एंड इन द मीनवाइल ग्रेस के पेरेंट्स यूके से न्यूजीलैंड आने वाले थे। उनका दुख पीड़ा सब लोगों ने महसूस किया था। ग्रेस के डैड डेविड मिलन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें वो बताते हैं, As you know, Grace has been missing for several days, and as a family we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-oriented daughter. जेसी के लगातार बदलते हुए स्टेटमेंट और सीसीटीवी Yes, फुटेज का मिसमैच that's you. होने के बाद पुलिस ने उस पर स्पेशल फोकस किया। वो अब एक प्राइम और इकलौता सस्पेक्ट था, लेकिन अभी भी ग्रेस मिसिंग थी और हर गुजरते हुए सेकंड के साथ ये मामला क्रिटिकल होता जा रहा था। अगला स्टेप था ग्रेस के बिलोंगिंग्स को रिकवर करना और होटल रूम को सर्च करना जहाँ पे जेसी स्टे कर रहा था। कुछ सवाल थे, जैसे क्या ग्रेस उसके रूम में गई थी, क्या वो सूटकेस में कुछ सबूत छुपा रहा था। इन सारे सवालों का जवाब आगे के इन्वेस्टिगेशन में मिलने वाले थे। ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसे केस की जिसका अंजाम न्यूजीलैंड के हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर बनने वाला था। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तक को ग्रेस के फैमिली वालों से माफी मांगनी पड़ी थी। Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. कुछ सवाल अभी भी थे जो न्यूजीलैंड पुलिस को हॉन्ट कर रही थी, जैसे क्या जेसी ने ही ग्रेस के साथ कुछ किया था, या ग्रेस खुद से ही कहीं चली गई थी, या फिर ग्रेस के साथ अगर कुछ हुआ था तो इसके पीछे का मोटिव क्या था। चलो जानते हैं इस केस को। जब पुलिस ने जेसी से उसके रूम के बारे में पूछा कि ये सारे बैग्स कहाँ से आए एंड ऑल, तो जेसी ने पहले तो उल्टा पुल्टा जवाब दिया, पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसने कबूल किया कि उसने ये सूटकेस एक वेयरहाउस से लिया था। उसने बोला कि वो अपना सामान शिफ्ट करना चाहता था, लेकिन ये 8 बजे सुबह का समय था और पुलिस का शक और यकीन में बदल गया था। ये सारी बातें कवर अप के लिए बोल रहा है और ऑफिसर ने उससे क्लियरली बोला कि यू आर लाइंग टू अस, तुम झूठ बोल रहे हो। जेसी का बिहेवियर तो पहले कॉन्फिडेंट था। वो 3 पीस सूट में पुलिस स्टेशन आया था, वेस्ट कोट पहना हुआ था, एकदम फुल पॉलिश था वो। पर जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए उसकी कहानियां बिखरती गई। अब तक पुलिस वालों को पता चल गया था ये थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ छुपा रहा है। उस वक्त तक सीसीटीवी फुटेज, कुछ इंटरव्यूज और ग्रेस के मिसिंग होने के दिन तक के सारे क्लूज जेसी की तरफ पॉइंट कर रहा था। पुलिस होटल का सर्च वारंट लेकर सीधा सिटी लाइफ होटल में पहुंच जाती है जहां जेसी काफी दिनों से रह रहा था। वहां पुलिस ने अपना खोजबीन शुरू किया। ग्रेस के गायब हुए 6 दिन हो चुके थे और अब सबको लगने लगा था कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस नहीं है, ये एक होमिसाइड केस है, एक मर्डर केस है। At this point in time, it's an investigation into a missing person, and it could be a homicide investigation. फिर पुलिस वालों ने जेसी का कुंडली खंगालना शुरू किया तो उसके बारे में कुछ शॉकिंग इंफॉर्मेशन सामने आई। उसके एक प्रीवियस एम्प्लॉयर ने बताया कि We just dismissed him last week. We called him into the office. It was just my CEO and I, and he said to him, "You've been showing fraudulent behaviors, making calls that don't exist. We've seen you call your own phone 100 times." To think that he would get away with that, you know, it was all recorded. And I think he caused a lot of drama where it shouldn't have happened. और ये घटना है ग्रेस के गायब होने से बस कुछ ही दिन पहले की। अब पुलिस एक बार फिर से जेसी को इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है और इस बार उसने कॉन्फेस किया कि उसने ग्रेस के साथ एक बार में ड्रिंक किया था। फिर वे दोनों एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में गए थे और उसके बाद फिर ब्लू स्टोन रूम में गए थे। उसने बताया कि दोनों काफी पी रखे थे और फिर उसके बाद वे लोग सिटी लाइफ होटल में वापस चले गए थे। यहाँ उसने बताया कि ग्रेस ने उसके साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जिक्र किया था और कहा था कि वो उसके साथ बॉन्डेज ट्राई करना चाहती है। बॉन्डेज एक तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी है। जेसी का बोलना था कि वो शुरुआत में तो हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद ग्रेस ने बोला कि जस्ट गो विद द फ्लो। फिर उसके बाद उन दोनों ने किया जिसमें ग्रेस ने उसके साथ ज्यादा वायलेंट होने के लिए बोला, उसके थ्रोट को होल्ड करने के लिए बोला, उसे चोक करने के लिए बोला। जेसी का बोलना था कि उसके बाद वो शार लेने चला गया था और उसे वहां पे नींद आ गई थी। वेल, ऐसा जेसी का बोलना था, लेकिन आगे उसके इस स्टेटमेंट का असलियत खुलने वाला था। फिर जब वो उठा तो उसने देखा कि ग्रेस फ्लोर पर लेटी पड़ी थी, उसके नाक से खून निकल रहा था। उसने चिल्लाया, उसे जोर से हिलाया, पर ग्रेस
कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। जेसी बिल्कुल शॉक में आ गया था। फिर जेसी वेयर हाउस से जाकर सूटकेस लाता है और ग्रेस की बॉडी उस सूटकेस में पैक कर देता है। उसके कहने के मुताबिक वो पूरा वक्त यही सोच रहा था कि कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था और इसीलिए वो ग्रेस के बॉडी को कैरी कर रहा था और बार बार उसके बॉडी को आई एम सॉरी बोल रहा था। 8 दिसंबर 2018 की शाम तक ये केस एक होमिसाइड डिक्लेयर हो चुका था। ग्रेस के परिवार वालों को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और उनका दर्द अब सबके सामने था। जेसी किम्पसन के ऊपर ऑफिशियली मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए थे। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम तैयार हो जेसी के बॉडी को दिखाने के लिए, तो उसका बोलना था कि हाँ। फिर उस रात पुलिस वालों ने ग्रेस के बॉडी को रिकवर किया था। I can now advise that a short time ago, we located a body which we believe to be Grace. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. अब एक सवाल था कि क्या ये एक्सीडेंट था या एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मामला अब कोर्ट में जाता है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ग्रेस के मौत का कारण था उसके गले पर पड़ा दबाव, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। How she died, and the pathologist who examined Ms. Mullane and will tell us that the cause of death was sustained pressure to the neck. It's obviously the Crown's case that Ms. Mullane was strangled by Mr. Kempson. पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि ग्रेस पहले अनकॉन्शियस हुई, लेकिन उसके गले पर प्रेशर तब भी बरकरार रहा था और एक पॉइंट के बाद इसे इंटेंट टू किल प्रूफ होता है, मतलब जानबूझकर की गई हत्या साबित होता है। डिफेंस का बोलना था कि ये कंसेंसुअल था जिसमें कुछ गलत हो गया। But an accident that occurred during consensual sexual activity as part of casual sex. पर प्रोसिक्यूशन का बोलना था कि अगर ये एक्सीडेंट था तो जेसी ने तुरंत इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं किया। इमरजेंसी कॉल करने की जगह पर जेसी ने शावर लिया, अपने फोन पर पॉर्न सर्च किया और ग्रेस के बॉडी के इंटीमेट फोटोज ली और अपने होटल के नजदीक जंगल के बारे में सर्च किया था। जज का कहना था कि जेसी ने ग्रेस की मौत को पहले इरोटिसाइज किया और फिर ट्रॉफीज के तौर पर उसके फोटोज लिए और वो पैनिक में ये सब बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो फुल अपने कंट्रोल में था, अपने होशो आवास में था। ग्रेस एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया देखने आई थी। उसकी मौत एक रिमाइंडर थी कि दुनिया हर जगह सेफ नहीं होती है और जेसी का केस एक एग्जाम्पल बन गया कि कैसे एक चार्मिंग फेस के पीछे भी एक मॉन्स्टर हो सकता है, एक इविल हो सकता है। ये ट्रायल अब सिर्फ एक जस्टिस की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे न्यूजीलैंड के लिए एक वेकअप कॉल बन गया था। जेसी केम्पसन ने अपने आप को हमेशा एक काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में लोगों को दिखाया था, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक और औरत जिसके साथ वो डेट पे गया था, ग्रेस वाले कांड के तुरंत बाद उसने बताया कि जेसी ने उससे बोला कि वो एक बड़ा स्पोर्ट्स बैग ढूंढ रहा है क्योंकि उसके सॉफ्ट वॉल के सारे इक्विपमेंट्स एक बैग में नहीं आ रहे हैं। फिर उसने कैजुअली अपने डेट को बताया कि पुलिस के डॉग सिर्फ 5 फीट अंदर तक ही स्मेल कर सकते हैं, इसीलिए अगर किसी बॉडी को 5 फीट से ज्यादा अंदर गाड़ दिया जाए तो उन्हें पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सुनकर उस लड़की को अनईजी फील होने लगा और फिर उसने वहां से जाने का डिसाइड किया। उस वक्त पर उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ग्रेस उसके डेट के अपार्टमेंट में मरी पड़ी है। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि 9:31, Grace Mullane leaves the building, folded, contorted, however you want to describe it, in a suitcase.
3 दिसंबर 2018 को जेसी ने एक हार्डवेयर स्टोर से कुछ बोल्ट्स खरीदे थे, पर असल में उसने उस स्टोर से एक शवल खरीदा था, एक कुदाल खरीदा था। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने अपनी गंदा जूतों को छुपाने के लिए खाली पैर चलना शुरू कर दिया था, अपने कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए दे दिया था और एक एक्स्ट्रा सूटकेस भी खरीदा था ताकि वो पुलिस वालों को गुमराह कर सके और वो बोल सके कि वो बैग मेरे रूम में अभी भी है। उसके बाद उसने अपना कार वॉश कराया, शवल को डिस्पोज किया, अपना कुदाल को डिस्पोज किया और एल्बर्ट पार्क में ग्रेसी के कुछ बिलोंगिंग्स को भी डिस्पोज किया और उसके बाद वो कामली वापस चला गया। फिर उसे होटल के स्टाफ ने पहचान लिया था और पुलिस को बताया कि जेसी अभी अभी इस होटल में आया था, वो बाहर निकल रहा है। पुलिस वालों को लगा था कि जेसी अपना जुर्म कबूल कर लेगा खुद से ही, लेकिन वो लगातार झूठ बोलता रहा। ट्रायल के दौरान एक और शॉकिंग चीज रिवील हुआ था। जेसी की एक्स गर्लफ्रेंड ने बताया कि जेसी ने उसे भी मारने की कोशिश की थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक लेटर में लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार जेसी होगा और वे लोग इसे एज ए स्टेटमेंट ले सकते हैं। उसने डिस्क्राइब किया कि कैसे जेसी ने उसके गले पर चाकू रखकर उसके जान लेने की बात किया करता था। वो उसे अक्सर दबा कर रखता था और उसने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसकी मौत नजदीक आ चुकी है, कि वो अब मरने वाली है। जेसी को कंट्रोल चाहिए था, उसे पावर चाहिए था और जब वो सब उसे नहीं मिलता था तो वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता था। और ग्रेस के साथ भी सेम पैटर्न हुआ था। ट्रायल के दौरान ग्रेस को ही ब्लेम किया गया था और दुनिया भर में उसे ही क्रिटिसाइज किया जा रहा था। विक्टिम ब्लेमिंग कोर्ट रूम में ओपनली हो रही थी। ग्रेस के कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे थे, पर कुछ लोग का ये भी बोलना था कि चाहे वो रॉक्स को एंजॉय करती हो या ना, लेकिन किसी को भी उसका जान लेने का अधिकार नहीं है। फॉरेंसिक के पास भी कोई एविडेंस नहीं था कि उस रात इंटरकोर्स हुआ था या नहीं। सिर्फ जेसी के कहने पर ही ये सारी बातें अज्यूम की जा रही थी, मानो वो कोई सच बोल रहा हो, जबकि फॉरेंसिक एविडेंस इन सारी बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। ट्रायल के आखिरी दिन कोर्ट रूम में पूरा साइलेंस था जब जज ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट जेसी को ग्रेसी की मौत के लिए सजा सुनाती है। Do you find the defendant Jesse Shane Kempson guilty or not guilty? Guilty. ग्रेस के परिवार वालों के लिए यह एक इमोशनल मोमेंट था। उनके लिए ये दर्द कभी कम नहीं होगा, लेकिन उन्हें इंसाफ मिल चुका था शायद। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।